गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी अभी आप लोग जो है 26 जनवरी सेलिब्रेट किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से मनाया होगा 26 जनवरी को। और गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, आप सबको पता है। और जो है आप चलिए, मैंने जो है उस पर वीडियो नहीं डाली थी, बट अब मैं कुछ जो है पॉइंट्स है, कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट्स, एक एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा सेशन जो है वो 26 जनवरी पे बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं ये हम आपको बताते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं। बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, क्योंकि बात ये है कि क्योंकि इसी दिन हमने अपने संविधान को क्या किया था, लागू हुआ था। आपको पता है कि 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो लागू किया गया था। अब आपको हम बताएं कि गणतंत्र, जो गणतंत्र शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। गणतंत्र यानी जनता का तंत्र, क्योंकि यह हमारा संविधान था और हम लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट किया था। ये संविधान जो था वो हमारा संविधान था और हम लोगों ने ही इसे इम्प्लीमेंट किया था। अब हमारा देश जो है वो संविधान से चलने लग गया था। 200 सालों की गुलामी के बाद हम स्वतंत्र हुए थे। हम जब भी सेलिब्रेशन करते हैं, तब हम किसी न किसी को बुलाते हैं। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ चीफ गेस्ट आते हैं 26 जनवरी पे। जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं तो कोई ना कोई गेस्ट जो है वो आमंत्रित करते हैं। तो चीफ गेस्ट के तौर पर जिसके कारण यह इवेंट जो है इंटरनेशनल इवेंट बन जाता है 26 जनवरी, क्योंकि हम चीफ गेस्ट को बुलाते हैं तो चर्चाएँ होने लगती हैं। तो इसलिए जो हमारा 26 जनवरी का जो इवेंट है वो एक नेशनल इवेंट ना रह के इंटरनेशनल इवेंट बन जाता है। और इसको जो है पूरी दुनिया देखती है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना जो है गणतंत्र दिवस को। तो 1950 से हम रिपब्लिक डे, हाँ, तो 1950 से हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। हम लोग मुख्यतः उन देशों को इनवाइट करते हैं जिससे हमारे मैक्सिमम जो है वो रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। जिस देशों से, उन देशों को हम आमंत्रित करते हैं। अगर पास्ट में देखें तो साउथ अफ्रीका के लीडर को 2 बार हमने आमंत्रित कर लिया है, 2019 में, और इससे पहले भी ये आए थे। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील 3 बार आ चुका है इंडिया में, और ब्राज़ील से हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, आप लोगों को पता होगा। आपको हम बता दें कि याद रखिएगा कि 2021 और 22 में कोई भी नहीं आया था, क्योंकि ये कोविड का टाइम था, ठीक है। तो कोई भी नहीं आया था 21 और 22 में। 2023 में फिर जो है मिस्र को बुलाया गया था, जो इमैनुअल मैक्रो हैं, जो मोदी जी के बहुत ही परम मित्र कहे जाते हैं। इनको 2023 में आमंत्रित किया गया था, और फिर 2024 में भी आए थे और छठी बार आए थे ये। उसके बाद हम आपको बताया कि 2025 में इस बार जो है पूछा जा सकता है कि 2025 में किसे आमंत्रित किया गया था। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे इस बार। कल्चर में इंडोनेशिया की अगर बात करें, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाने का कारण क्या था, तो अगर ये हम बात करें तो कल्चर में देखें तो महाभारत, रामायण, इनके कल्चर में हमें देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इनका ऐसा मानना है कि इनके जो पूर्वज हैं वो महाभारत और रामायण से जो है वो संबंधित हैं। इसलिए इनकी आस्था जो है वो बहुत ज़्यादा है इन सब में। आपको बता दें कि इनकी जो एयरलाइन है उस पर भी गरुड़ बना हुआ है, इंडोनेशिया की एयरलाइन पर। लेकिन है ये मुस्लिम देश है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये कहते हैं कि इनके पूर्वज जो हैं वो रामायण और महाभारत से संबंधित हैं। मुस्लिम देश होते हुए भी यहाँ पे हिंदुओं के त्यौहार इनके द्वारा मनाए जाते हैं, ठीक है। और आपको हम बता दें कि भारत जो है सबसे ज़्यादा एशिया से लोगों को जो है वो आमंत्रित किया है। जैसे हम बता दें कि अफ़गानिस्तान, भूटान 4 बार आ चुके हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया 2 बार आ चुके हैं, और नेपाल भी 2 बार आमंत्रित किया जा चुका है। यूरोप से 25 बार आ चुके हैं, और अफ्रीका से 12 बार लोग आए हैं। साउथ अमेरिका से 3 बार आए हैं, और नॉर्थ अमेरिका से भी 3 बार गेस्ट आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा बार जो आए हैं वो लोग आए हैं बेल्जियम से, बुल्गारिया से, डेनमार्क से। आपको बता दें कि फ्रांस जो है वो 6 बार गेस्ट रह चुका है, और यूके जो है वो 5 बार रह चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की, क्योंकि इंडोनेशिया के जो है इंडोनेशिया ही इस बार हमारे चीफ गेस्ट रहा है, तो इंडोनेशिया की हम बात करते हैं। इंडोनेशिया में भारत के साथ लुक ईस्ट पॉलिसी है। वेस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी की बात जो है वो इंडोनेशिया के साथ की जाती है। वेस्ट में क्यों नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने हमारे पे 200 साल जो है वो राज किया था। हम बात करेंगे कि हमने ईस्ट में ही क्यों देखा, वेस्ट में क्यों नहीं देखा, क्योंकि वेस्ट में इन लोगों ने 200 साल तक भारत पे गुलामी की, भारत को गुलाम रखा था। तो इसलिए भारत की जो है लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो इंडिया के साथ देखी, अरे इंडोनेशिया के साथ देखी जाती है।
देखिए इसके पहले जैसे पहले क्या बात की जाती थी कि पहले जो है भारत लुक ईस्ट पॉलिसी लाया था। फिर जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि लुक ईस्ट पॉलिसी मतलब हमने बहुत देख लिया ईस्ट को, अब कुछ काम करने की बारी आती है, अब चलो कुछ काम कर लेते हैं। तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जो है वो लागू कर दिया। तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो चुकी है। हिस्टोरिकली और कल्चरल अच्छे रिश्ते हैं हमारे इंडोनेशिया के साथ, और इंडोनेशिया जो है वो कल्चर से बहुत ही रिच है। जैसे यहाँ पे देखें तो हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, यहाँ पे हर धर्म के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। आपको हम बता दें, एक डेटा है, इसको याद रखिएगा कि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है वो इंडोनेशिया में है, उसके बाद पाकिस्तान में है, उसके बाद भारत में है। ठीक है, तो तो ये जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम है इन्हीं तीनों कंट्री में रहते हैं। कहाँ? इंडोनेशिया नंबर 1 पे, नंबर 1 2 पे मुस्लिम, वहाँ पाकिस्तान, और नंबर 3 है भारत है, जहाँ पे मुस्लिम आबादी जो है बहुत ज़्यादा रहती है। अब आपको हम बता दें कि एक कॉन्सेप्ट है, अब हम आपको बता दें कि नैम का कॉन्सेप्ट है। नैम के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, नॉन अलाइन मूवमेंट, और ये क्यों आया था। तो 200 साल यूरोप ने राज किया था भारत पर। तो हमने कहा कि हमें ना तो रूस के साथ जाना है और ना ही अमेरिका के साथ जाना है, क्योंकि अभी अभी तो ये देश आज़ाद हुआ है और हमने जो है अपनी आज़ादी जो हमने प्राप्त की। तो हमने ऐसा कुछ कंट्रीज़ जो थी उन्होंने हमने मिलकर ऐसा कहा कि अब जो है हमें किसी भी ग्रुप में नहीं जाना है। कोल्ड वार का टाइम चल ही रहा था, इधर रसिया और इधर यूएसए में, तो हमने जो है नैम को चुना, नॉन अलाइन मूवमेंट को। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि नैम जो है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि नैम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नैम अभी भी काम कर रहा है। जैसे देखो तो टेररिज्म की बात यहाँ पे होती है, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं हम लोग मिलके, क्लाइमेट चेंज की बात भी बराबर यहाँ पे की जाती है। ठीक है, और अगर हम नैम में स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेसी इंगेजमेंट की बात करें तो 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो जकार्ता गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की थी जकार्ता में। और ख़ासकर इंडिया और पैसिफिक ओशन में हम कैसे चल सकते हैं, इंडिया और पैसिफिक ओशन में हम कैसे चल सकते हैं, इसके भी ऊपर चर्चा की गई थी। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की बात की गई थी। वही आपने सुना होगा गाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। तो वही बात है। तो 2024 में देखें तो भारत व इंडोनेशिया एक साथ जो है G20 के मंच पे भी देखे गए हैं। ये दोनों ही जो देश हैं वो शांति की बात करते हैं। ये दोनों ही देश, चाहे भारत की बात करें और चाहे इंडोनेशिया की बात करें, दोनों के डिफेंस व सिक्योरिटी के रिलेशन जो है वो बहुत पुराने हैं। भारत और इंडोनेशिया के जो सिक्योरिटी के रिलेशन है वो भी बहुत पुराने हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच आपको हम बता दें कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कई सारी एक्सरसाइज देखने को मिलती हैं, जैसे कि गरुड़ शक्ति हो गई, समुद्र शक्ति हो गई, जो कि नेवी की है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति। ठीक है, और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग भी रहता है। इंडिया और इंडोनेशिया के साथ मिलजुल कर काम भी करते हैं, इंडो कॉरपोरेट जिसे कहा जाता है। अगर डिफेंस की बात करें तो कई सारे एग्जीबिशन में भी ये दोनों देश साथ जो है मिलकर काम करते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ मेंस के लिए आप लोग को बहुत अच्छा, मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। आप अगर मेंस की कॉपी में ऐड करेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ होंगे। अब हम बात करें कि ये जो इंडो पैसिफिक शब्द है लगातार चर्चा में रहता है, आप लोग भी सुनते होंगे इंडो पैसिफिक शब्द। तो ये इंडो पैसिफिक शब्द है क्या, हम बताते हैं आपको। तो हिंद महासागर आप जानते ही हैं, और पैसिफिक ओशन भी है। तो मिला जुला कर हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन को मिला जुला कर जो सिक्योरिटी प्रदान की जाती है, तो उसे ही कहते हैं इंडो पैसिफिक ओशन एरिया। ठीक है, अगर आपको बात करें तो जो चीन है, चीन एक बहुत बड़ा टेंशन का नाम है, हम कह सकते हैं। चीन जो है हमेशा चैलेंज करता रहता है कि वो बताता रहता है साउथ चाइना सी उसका है। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। चीन जो है अपनी यूँ कहे तो दादागिरी चलाने की बात करता है। तो हम जो है इंडो पैसिफिक शब्द से जो है हम यहाँ की सिक्योरिटी की बात करते हैं, ताकि चीन जो है वो अपना प्रभुत्व ना स्थापित कर दे और चीन को एक तरह से काउंटर बैलेंस भी किया जा सके।
अब हम आपको बात करें कि इंडोनेशिया के साथ जो है हमारा ट्रेड जो है वो बैलेंस का है। हम लोग जो है आयात ज़्यादा करते हैं इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से हम ज़्यादा क्या आयात करते हैं, पाम ऑयल करते हैं यहाँ से। इंडो पैसिफिक रीजन में अगर और अगर हम बात कर दें सिक्योरिटी की बात, तो इंडो पैसिफिक रीजन में ही आसियान देशों में आपको म्यांमार की हरकतें तो देखने को मिलती है। तो भारत और इंडोनेशिया ने सोचा है कि इसको कैसे ठीक करना है, मतलब म्यांमार है तो ठीक मतलब मिलजुल के देख। तो हम यही कहते हैं कि मतलब कि हम म्यांमार को हम जो है भारत और इंडोनेशिया मिलजुल कर देखने की बात कर रहा है। और अब हम बताएं मेरीटाइम सिक्योरिटी की बात अगर हम करें, तो समुद्र में कई बार इलीगल फिशिंग होती है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें तो समुद्र में कई बार इलीगल फिशिंग होती है या फिर पायरेसी होती है, मतलब गलत गलत तरीके से स्मगलिंग की जाती है। लोगों को ख़रीदना बेचना इन रास्तों से किया जाता है। निवेश उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए, हम कह सकते हैं अभी इंडो पैसिफिक ओशन एरियाज़ में, जिसको जो है साथ में मिलके आगे और भी बढ़ाने की बात कर रही है भारत, और सिक्योरिटी पे और ज़्यादा काम करने की बात जो है भारत ने की है। तो आपको हम और एक चीज़ बता दें कि भारत में अगर एक ये दूसरा पक्ष है कि भारत में आईएएस या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि हमारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वो सही से काम नहीं कर रही है, क्योंकि आपको बता दें कि सिंगापुर की जो कंपनी है नेस्ले, यह भारत में मैगी व बहुत सारा सामान बेचती है। आपको बता दें कि सिंगापुर से एक एग्रीमेंट हुआ करता था भारत का, वो जो है उसने सिंगापुर ने डाउन कर दिया है। तो कहा गया है कि बहुत लॉबी ऐसी है, बहुत बिजनेसमैन ऐसे हैं जो सही निर्णय नहीं लेते हैं, जिससे क्या होता है कि भारत को घाटा होता है और ऐसी कंपनियां जो है वो चली जाती हैं। सरकार को डेफ़िसिट को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार डेफ़िसिट को कम करने के लिए टैक्स जो है वो टैक्स बढ़ाती है, जबकि खर्च कम करना चाहिए। इसी तरह आपको हम बता दें कि टैक्स की बात की जा रही है। आगामी आप देखेंगे कि फरवरी में जो है फरवरी में बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण जी। तो आपको हम बता दें कि पॉपकॉर्न जैसी चीज़ों पे टैक्स लगाने की बात हो रही है, और पॉपकॉर्न को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इस पे अलग-अलग टैक्स करने की बात करी है। पराठा, सब्जी पर टैक्स की बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी इफ़ेक्टिवली जो है वो काम नहीं कर रही है, ठीक है? मतलब कि अगर हम जो है अपने खर्चों, ठीक है, ये सब बातें तो हो गई। आपको हम बता दें कि जो एक बहुत ही मुख्य बातें हैं और हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इस बार किस झांकी को पुरस्कार मिला है। तो झांकी से रिलेटेड कुछ हम चीज़ें बता दें आपको कि 26 जनवरी को इसमें झांकी जो है वो प्रस्तुत की जाती है। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो रोटेशन प्लान रखती है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक रोटेशन प्लान रखती है, मतलब कि एक राज्य की झांकी आई तो अब उसको जो है वो 3 साल के बाद मौका मिलेगा उस झांकी को आने के लिए। मतलब एक राज्य की झांकी का प्रदर्शन हो गया इस 26 जनवरी पर 25 में, तो जो अगली होगी उसका 3 साल बाद वो अपना झांकी प्रस्तुत करेगा वो स्टेट जो है। झांकियों के सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा लिया जाता है। ये भी एक पॉइंट आपको पूछ सकता है कि झांकियों को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो कौन करता है। मतलब आपको कह दें कि पूरा गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाता है, वो पूरा जो है वो सिक्योरिटी डिफेंस मिनिस्ट्री ही उस पूरे जो है मतलब मैनेजमेंट का पूरा जो काम है वो पूरी सिक्योरिटी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है। तभी तो हम शानदार तरीके से मनाते हैं। एक कमेटी यहाँ पे बनाई जाती है और झांकी में मतलब देखा जाता है कि कल्चर क्या है, भारत से संबंधित क्या है, कौन से थीम पे है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाई जाती हैं। और अब हम आपको बता दें कि जो झांकी होती है वो राजपथ पर दिखाई जाती है। राजपथ मतलब जिसको अब हम लोगों ने अब जो है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो इस पे जो है वो झांकी प्रदर्शित की जाती है। यह देश का आपको बता दें एक शानदार सेलिब्रेशन होता है, जिसे हम लोग लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा ही उत्साहित रहती हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी। मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त तो मतलब कि मैं सेलिब्रेट करती ही करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपको बता दें कि आज़ाद जी से मिलने मैं ज़रूर जाती हूँ। तो ये एक देश का शानदार सेलिब्रेशन रहा। अब थोड़ी सी बात कर लें इंडोनेशिया। तो हम बता दें चूँकि इंडिया जो है अरे इंडोनेशिया जो है चीफ गेस्ट रहा हुआ है, तो इंडोनेशिया के बारे में कुछ जानकारी आप लोग जो है रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछने के इससे चांसेस हो सकते हैं।
कि बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता में है, और करेंसी जो है वो इंडोनेशिया रुपया है, ठीक है। और ये जो है 17,000 आइलैंड का देश कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो देख ली इंडोनेशिया के बारे में। तो हमने अभी अभी क्या देखा, इस पूरे समरी की बात करें तो हमने क्या क्या देखा इस पूरे सेशन में। तो हमने देखा कि भारत में 26 जनवरी मनाई गई है गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की, हम लोगों ने झांकियों के बारे में बात की, लोकेशन हमने देखा, और भारत की इकोनॉमी के भी बारे में देखा, और ब्यूरोक्रेटिक्स हर्डल क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है 26 जनवरी पे हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये 76वां गणतंत्र दिवस था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। आपने सारी झांकियाँ देखी होंगी डिफेंस की, और बाकी सारी झांकियाँ जो हैं वो आपने देखी होंगी। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।